क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 5 और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, न्यूरॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, इस बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये जानेंगे। सेंसरी रिसेप्शन और प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा दो सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, आई एंड ईयर। सो लेट्स स्टार्ट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शन हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए ताकि होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखा जा सके। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे दो या उससे ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी डिमांड है वो बढ़ जाती है इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई से क्या होता है कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज़ कर जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज़ कर जाती है, हार्ट बीट का रेट, और ब्लड फ्लो जो ब्लड वेसल्स में हो रहा था वो भी इंक्रीज हो जाता है। जब फिज़िकल एक्सरसाइज स्टॉप कर दी जाती है, जब हम एक्सरसाइज करना बंद करते हैं, तो जो एक्टिविटीज़ हैं नर्व्स की, लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, ये धीरे धीरे जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में रिटर्न हो जाती हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं मसल्स के, लंग्स के, हार्ट के, ब्लड वेसल्स के, किडनी के या दूसरे ऑर्गन्स के, ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ कोऑर्डिनेट करता है, इंटीग्रेट करता है सभी एक्टिविटीज़ को जो हमारे ऑर्गन्स में होती हैं, ताकि वो एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम कर सकें। द नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क। नर्वस सिस्टम क्या करता है, एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस का, क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए। दूसरी तरफ जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है हॉर्मोन्स की हेल्प से। इस चैप्टर में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन की जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो कैसे होता है, जैसे कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन, इम्पल्स का कंडक्शन, सिनेप्स के क्रॉस, और रेफ्लेक्स एक्शन की क्या फिजियोलॉजी होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम के ओवरव्यू के बारे में। तो नर्वस सिस्टम सभी एनिमल्स का जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से मिलके बना होता है, जिनको बोलते हैं न्यूरॉन्स, जो कि डिफरेंट टाइप के जो स्टिमुलाई हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है लोअर वर्टिब्रेट्स में। जैसे हम हाइड्रा की बात करें तो ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स का बना होता है। नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है इंसेक्ट्स में, जहाँ पर ब्रेन जो है वो नंबर ऑफ गैंग्लिया से रिप्रेजेंट होता है और न्यूरल टिश्यूज़ का बना होता है। वर्टिब्रेट्स में बहुत ही डेवलप्ड नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन न्यूरल सिस्टम और ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल CNS इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड ये जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का साइट होता है, कंट्रोल का साइट होता है। दूसरी तरफ जो PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें सारी की सारी नर्व्स आ जाती हैं बॉडी की जो CNS के साथ एसोसिएटेड हैं, चाहे वो ब्रेन से निकल रही हो, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हो, चाहे वो स्पाइनल नर्व हो, चाहे वो क्रैनियल नर्व्स हो। और जो नर्व फाइबर्स होते हैं PNS के, ये दो टाइप के होते हैं, एफेरेंट एंड इफेरेंट। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट हम लोग याद करते हैं, SAME, सेंसरी एफेक्टर, मोटर इफेक्टर। सो ही एफेरेंट और इफेरेंट का भी जो रूल है वो सेम है, सेंसरी एफेरेंट, मोटर इफेरेंट। तो ऐसे आप याद रखेंगे, आपको मतलब आइडिया रहेगा कि एफेरेंट कौन सा है। एफेरेंट सेंसरी होगा और इफेरेंट मोटर होगा। सेंसरी, एफेरेंट, मोटर, इफेरेंट। एफेरेंट नर्व फाइबर्स जो हैं वो इम्पल्सेस को टिश्यू या ऑर्गन से CNS तक ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि सेंसरी होते हैं। और एफेरेंट फाइबर्स जो है वो रेगुलेटरी इम्पल्सेस को लाते हैं कहाँ से, CNS से कंसर्न्ड पेरिफेरल ऑर्गन या टिश्यूज़ तक लाने का काम करते हैं, यानी कि मोटर फंक्शन करते हैं। PNS के बारे में हम आगे बात करें तो PNS दो डिविजन्स में बटा होता है।
सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन को, इम्पल्सेस को रिले करता है सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इम्पल्सेस को रिले करता है सीएनएस से इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स तक, यानी कि स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन और स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी को। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये फर्दर क्लासिफाइड होता है, फर्दर डिवाइडेड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो विसरल नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है और ये कंप्राइज करता है नर्व्स का कॉम्प्लेक्स होता है, फाइबर्स का, गैंग्लिया का, प्लेक्सस का, जिसके द्वारा जो नर्व इम्पल्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा तक ट्रेवल करता है, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स तक, और फिर ये इंटरनल ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करने का काम करता है। बेसिकली सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों ही टाइप के यहाँ पे न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट न्यूरॉन। न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, 3 मेजर पार्ट से मिलकर बना होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। डायग्राम अभी आएगा, देखेंगे। सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है जिसमें टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कुछ ग्रैनुलर बॉडीज़ होती हैं जिनको निसल्स ग्रैनुल्स कहते हैं। शॉर्ट फाइबर्स जो है वो इमर्ज करते हैं सेल बॉडी से, ये ब्रांच होते हैं, रिपीटेडली ब्रांच होते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं सेल बॉडी से। ऑल्सो कंटेन निसल ग्रैन्यूल्स, इनमें भी निसल्स ग्रैनुल्स पाए जाते हैं और इनको बोला जाता है डेंड्राइट्स। ओके, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले डायग्राम देख लेते हैं, ध्यान से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। सो अभी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे दैट वो सेल बॉडी, यहाँ पे टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर निसल्स ऑर्गेनल्स हैं, ये स्मॉल ब्रांचेज हैं जो फर्दर मतलब सेल बॉडी से निकलते हैं, फिर ये ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक लॉन्ग डिस्टल एंड होता है, लॉन्ग फाइबर होता है, दैट इज़ एक्सॉन। और यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोला जाता है स्वान सेल्स, और स्वान सेल्स के ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग पाई जाती है माइलिनेटेड न्यूरॉन में, उसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। 2 स्वान सेल्स के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, और एक्सॉन का जो एंड होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, वहाँ पर सिनेप्टिक नॉब्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानेंगे जब हम लोग 2 न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन देखेंगे, सिनेप्स के बारे में पढ़ेंगे, तब चीज़ें क्लियर होंगी कि सिनेप्टिक नॉब क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। सो लेट अस सी। तो डेंड्राइट्स तक हम लोग बात समझ चुके थे। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, ये फाइबर्स जो है वो इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, यानी कि सेंसरी जैसा कह सकते हो कि टूवर्ड सेल बॉडी इंफॉर्मेशन का फ्लो करते हैं। एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है, इसका डिस्टल एंड जो है वो ब्रांच्ड होता है और हर एक ब्रांच टर्मिनेट करता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पे जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, जिसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोला जाता है। एक्सॉन जो है वो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ट्रांसमिट करता है टू अ सिनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या तो किसी सिनेप्स को यानी कि जहाँ पे दूसरा न्यूरॉन ज्वाइन कर रहा होता है, या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है कि नर्व जो है वो मसल से ज्वाइन कर रही होती है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स, एक्सॉन और डेंड्राइट्स के नंबर के आधार पर जो न्यूरॉन्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के होते हैं, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ मल्टीपोलर, जिसमें एक एक्सॉन है, 2 या उससे ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ऐसे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा भी, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन था। नेक्स्ट है बाईपोलर। बाईपोलर में क्या होता है, एक एक्सॉन है, एक डेंड्राइट है और ये रेटिना ऑफ आई में प्रेजेंट होते हैं, रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिपोलर, जहाँ पे सेल बॉडी है, एक एक्सॉन है, ये जनरली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं जब डेवलपमेंट हो रहा होता है। और एक्सॉन्स की हम बात करें तो एक्सॉन्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में क्या होता है कि यहाँ पर स्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि माइलिन शीथ बनाती हैं एक्सॉन के अराउंड। अब जो गैप होते हैं 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ्स के बीच में, इसको बोला जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर।
माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स में पाए जाते हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो है वो स्वान सेल्स के द्वारा इंक्लोज होते हैं, लेकिन यहाँ पर माइलिन सीथ प्रेजेंट नहीं होती एक्सॉन पर, और ये कॉमनली ऑटोनॉमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते हैं। तो न्यूरॉन्स जो है वो एक्सॉन के आधार पर भी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। माइलिनेटेड वाले में माइलिन सीथ प्रेजेंट होगी, नॉन माइलिनेटेड में माइलिन सीथ एब्सेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करें जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, कैसे कंडक्ट होती है। तो न्यूरॉन्स जो है वो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो पोलराइज्ड स्टेट में रहती हैं। सो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में क्यों रहती है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो भाई पोलराइज्ड स्टेट में इसलिए रहती है क्योंकि आयनिक इम्बैलेंस देखने को मिलता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके एक तरफ आयंस का जो परसेंटेज है वो कुछ होता है, अंदर की तरफ कुछ होता है, कंसंट्रेशन वेरी करता है, जिसकी वजह से ये ग्रेडियंट डेवलप हो जाती है और पोटेंशियल पोलराइज्ड स्टेट में पाई जाती है। सो डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स देखने को मिलते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन पर। ये जो आयन चैनल हैं ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं डिफरेंट आयंस के लिए। तो जब एक न्यूरॉन कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता है यानी कि रेस्ट कर रहा होता है, तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा परमिएबल होता है पोटेशियम आयंस के लिए और नियरली इम्परमिएबल होता है सोडियम आयंस के लिए। जब न्यूरॉन्स रेस्ट पर होते हैं तो एक्सोनल मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होता है पोटेशियम आयंस के लिए और बिल्कुल परमिएबल नहीं होता है सोडियम आयंस के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होता है निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए जो कि एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। आगे बात करें, एक्सोप्लाज्म में इनसाइड द एक्सॉन हाई कंसंट्रेशन पाया जाता है पोटेशियम का और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का, और सोडियम का लो कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। बाहर की तरफ हम बात करें इसका विपरीत होता है। बाहर के फ्लूइड में जो एक्सॉन के बाहर फ्लूइड है वहाँ पे लो कंसंट्रेशन देखने को मिलता है पोटेशियम का लो कंसंट्रेशन होता है और हाई कंसंट्रेशन होता है सोडियम का। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। क्लियर करें चीज़ों को। जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर में निगेटिव प्रोटीन्स होती हैं, एक्सॉन के अंदर में पोटेशियम आयंस होते हैं, और आपने पढ़ा रेस्टिंग फेज में ये पोटेशियम के लिए परमिएबल होता है, सोडियम के लिए बिल्कुल परमिएबल नहीं होता है। सोडियम बाहर ज़्यादा होता है, पोटेशियम बाहर कम होता है। तो इस वजह से एक रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट होता है। वो रेस्टिंग पोटेंशियल बेसिकली निगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से होता है। निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स ज़्यादा होती हैं, इस वजह से जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उसकी हम बात करें तो -70 मिलीवोल्ट होता है। इसमें मेंशन नहीं किया गया पर जान लेते हैं। दीज आयनिक ग्रेडियंट्स across resting membrane are maintained by the active transport of ions by the sodium potassium pump which transport 3 sodium out and 2 potassium into the cell। और ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है ये मेंटेन किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस के द्वारा। सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, तो ये 3 सोडियम बाहर करते हैं और 2 पोटेशियम अंदर लेते हैं। मतलब अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ रहा होता है इस तरीके से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बाहर कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू कितना अंदर ले रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है एक्सोनल मेम्ब्रेन की, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, जबकि इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। तो इसको बोलते हैं पोलराइज्ड। और जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस उसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, और रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होती है -70 मिलीवोल्ट। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम शो किया गया है, डायग्राम ए पे आप देख सकते हैं। अच्छा चलो, ये तो नर्व कंडक्शन स्टार्ट हो गया उस समय की बात है। कोई दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी आते हैं इस वाले पॉइंट पे कि पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जब स्टिमुलस आता है उस पॉइंट पे क्या होता है। सो यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग द एक्सॉन। तो भाई हम लोग उत्सुक तो हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है नर्व इम्पल्स के जनरेट होने का और कैसे उसका कंडक्शन होता है एक्सॉन के लॉन्ग। तो बात करें, जब एक स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है एक साइट पे, फॉर एग्जांपल साइट ए, पॉइंट ए, जो कि हमने अभी डायग्राम में देखा पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पे, तो जो मेम्ब्रेन है साइट ए पे वो फ्रीली परमिएबल हो जाता है सोडियम के लिए। क्लियर हुआ, ध्यान देना।
फ्रीली परमेबल होता है सोडियम के लिए, तो क्या होगा, सोडियम आयंस बहुत तेज़ी के साथ अंदर आएंगे। दिस लीड टू अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दिस साइट। तो इस साइड पे सोडियम आयंस बहुत तेज़ी के साथ अंदर आएंगे, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, अंदर नेगेटिव था बाहर पॉजिटिव था, बाहर से सोडियम आयन अंदर आ गए, अंदर पॉजिटिव हो गया। जो आउटर सरफेस है मेम्ब्रेन की वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी और इनर साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये जो पोलैरिटी है मेम्ब्रेन की साइड ए की ये रिवर्स हो जाएगी और ये कंडीशन कहलाएगी डीपोलराइज्ड। अब जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जनरेट हुआ साइट ए पे, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। इज इट क्लियर? आप समझ गए कि जब डायग्राम देख लेते हैं आसानी से चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे बात की जा रही है पॉइंट ए पे जैसे ही स्टिमुलस आता है सोडियम आयंस के लिए चैनल्स खुल जाते हैं, सोडियम आयंस रैपिडली अंदर आते हैं। जब सोडियम आयंस रैपिडली अंदर आएंगे तो जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा, जो पहले निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया। तो बाहर की तरफ निगेटिव चार्ज हो गया, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर हुआ? अब देखें करंट कैसे फ्लो करेगा, नर्व इम्पल्स आगे कैसे जाएगी। साइट ए पे जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया जिसको नर्व इम्पल्स टर्म दिया जाता है। एक्शन पोटेंशियल की अगर हम वैल्यू की बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्स प्लस 35 मिली वोल्ट एट साइट्स इमीडिएटली अहेड। जो भी साइट जो है वो उसके पास में प्रेजेंट है, जो ए के जस्ट बाद वाली साइट है एक्सॉन पे, फॉर एग्जांपल हमने कह लिया साइट बी। मेम्ब्रेन पर पॉजिटिव चार्ज होता है आउटर सरफेस पर और निगेटिव चार्ज होता है इनर सरफेस पे। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि करंट फ्लो करता है इनर सरफेस पे ए टू बी और आउटर सरफेस पे ये फ्लो करता है बी टू ए। फिर से डायग्राम देखेंगे भाई ध्यान से यहाँ पे कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे। अंदर की तरफ देखने को मिलेगा ए टू बी और बाहर की तरफ देखने को मिलेगा बी टू ए। इज इट क्लियर? अंदर की तरफ ए टू बी और बाहर की तरफ बी टू ए। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है, बाहर की तरफ भी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो भाई सर्किट कंप्लीट होने से देखेंगे क्या हुआ। हाँ, टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ द करंट फ्लो, तो करंट फ्लो का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है, जो पोलैरिटी है वो रिवर्स्ड हो गई और जो एक्शन पोटेंशियल था वो अब साइड बी पे आ गया। साइड ए नॉर्मल हो गया, साइड बी पे एक्शन पोटेंशियल आ गया। इसी तरीके से ये जो सीक्वेंस है रिपीट होता रहता है। तो इस तरीके से जो इम्पल्स है वो ए पर जो जनरेट हुई थी वो बी पे आ गई और ये सीक्वेंस रिपीट होता रहता है। कब तक? पूरे एक्सॉन की लेंथ में। और अल्टीमेटली क्या होता है, इम्पल्स कंडक्ट हो जाता है। सो द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिबिलिटी ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। जो स्टिमुलस के द्वारा इंड्यूस की गई परमिबिलिटी होती है सोडियम की, सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है और इसके तुरंत बाद पोटेशियम की परमिबिलिटी बढ़ जाती है एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ डिफ्यूज़ कर जाता है। पोटेशियम जो बाहर है मेम्ब्रेन के वो डिफ्यूज़ कर जाता है अंदर की तरफ और रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करता है साइट ऑफ एक्साइटेशन पे। और जो फाइबर्स हैं वो एक बार फिर से नए स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्सिव हो जाते हैं। क्लियर हुआ? तो लास्ट फेज में हमें ये बताया गया कि किस तरीके से ये फिर से रीपोलराइज्ड हो जाते हैं, फिर से पोलराइज्ड हो जाते हैं और नए इम्पल्स को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोडियम आयंस चैनल ओपन्स होते हैं, उसके बाद जो पोटेशियम बाहर है वो अंदर की तरफ डिफ्यूज़ कर जाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल को जो है मेंटेन कर देता है। रेस्टिंग पोटेंशियल पे आपने क्या पढ़ा था, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। तो ऐसा चलने लगता है, पोटेशियम धीरे धीरे सारा बाहर हो जाता है और नेगेटिव पोटेंशियल फिर से मेंटेन हो जाता है, दैट इज रेस्टिंग पोटेंशियल। सो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस का जो ट्रांसमिशन है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे कैसे होगा उसकी बात कर रहे हैं अब। नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शंस कॉल्ड सिनेप्स। तो नर्व इम्पल्स जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफ़र होता है तो नर्व जंक्शन के थ्रू होता है, इसको बोला जाता है सिनेप्स। सिनेप्स कैसे फॉर्म होता है? सिनेप्स मेम्ब्रेन से फॉर्म होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है।
अब ये सेपरेटेड हो सकती हैं गैप से और सेपरेटेड नहीं भी हो सकती हैं। गैप को बोला जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो दो टाइप के सिनेप्स देखने को मिलते हैं, पहला इलेक्ट्रिकल, दूसरा है केमिकल। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो मेम्ब्रेन है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की, ये बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, इनके बीच में गैप जो होता है बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रिकल करंट डायरेक्टली फ्लो कर सकता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, इन सिनेप्सिस के केस में जहाँ पर गैप बहुत कम होता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, जैसे कि इम्पल्स कंडक्शन होता है सिंगल एक्सॉन में, वैसे ही कंटिन्यू हो जाता है आगे भी। और इम्पल्स ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से है वो हमेशा फास्टर होता है केमिकल सिनेप्स के कंपैरिजन में, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमारे सिस्टम में बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं। अब हम लोग केमिकल सिनेप्स की बात करेंगे। केमिकल सिनेप्स में क्या होता है कि जो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन है वो सेपरेटेड होती है एक फ्लूइड फील्ड स्पेस से, जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। डायग्राम देख सकते हैं हम लोग, अभी देखेंगे। तो डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, कि भाई कैसे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट हो जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के क्रॉस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से, तो इसका भी जवाब आगे मिलेगा। केमिकल्स होते हैं जिनको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये इस ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं, इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। एक्सॉन टर्मिनल में जो है वो वेसिकल्स पाए जाते हैं जो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स से फिल्ड होते हैं। जब भी कोई इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल पे अराइव होता है तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स का मूवमेंट स्टिमुलेट करता है, ये मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर जाते हैं, और जहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करते हैं और फूट जाते हैं। चलिए, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ हो जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी डायग्राम देखते हैं ध्यान से। ये एक्सॉन का एंड दिखाई दे रहा है, ये सिनेप्टिक नॉब है, जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक्सॉन टर्मिनल। फिर एक्सॉन टर्मिनल पे जो सिनेप्टिक नॉब होता है वहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। सिनेप्स है ये स्ट्रक्चर जहाँ पे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, बीच का जो एरिया है फ्लूइड फील्ड एरिया, इसको बोले सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या होता है, जब भी कोई इम्पल्स आता है तो ये इनका जो मूवमेंट है वो स्टिमुलेट हो जाता है, ये जाके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और फाइनली अपना जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ कर देते हैं। और जो पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करते हैं, और फिर से जो है वो फर्दर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। इस तरीके से जो स्टिमुलस है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये डायग्राम शो कर रहा है एक्सॉन टर्मिनल को और सिनेप्स को। तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि जब वो सिनेप्टिक वेसिकल्स मेम्ब्रेन पे फ्यूज़ कर जाते हैं, अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ कर देते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। न्यूरोट्रांसमीटर्स जब रिलीज़ हो जाते हैं तो ये स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, और इस बाइंडिंग से आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं और आयंस की एंट्री होती है, तो नया पोटेंशियल जनरेट हो जाता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे। ये जो नया पोटेंशियल डेवलप हुआ है ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इम्पल्स कैसा जो है वो आया था, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी में, और ये कमांड और कंट्रोल सिस्टम के रूप में एक्ट करता है, काम करता है। ये हमारे सभी वॉलंटरी मूवमेंट्स को, बैलेंस ऑफ बॉडी को, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को, लंग्स, हार्ट, किडनी, इन सभी को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ थर्मल रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, सिरकैडियन साइकिल बोलते हैं, 24 आवर रिदम है जो हमारी बॉडी का, और सेवरल इंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो एक्टिविटी है और ह्यूमन बिहेवियर है, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पर कुछ और भी साइट्स होती हैं, जैसे कि साइट्स और प्रोसेसिंग ऑफ विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हियरिंग के लिए, सुनने के लिए, स्पीच के लिए, मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, इमोशंस के लिए और थॉट्स के लिए भी ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ह्यूमन ब्रेन की प्रोटेक्शन के बारे में बात करें, ह्यूमन ब्रेन जो है वो वेल प्रोटेक्टेड होता है स्कल के द्वारा। स्कल में भी स्पेशली ब्रेन बॉक्स वाला पार्ट, क्रेनियम, आपने पीछे स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा होगा। सो स्कल के अंदर ब्रेन जो है वो क्रेनियल मेनिंजेस से कवर्ड होता है, जहाँ पर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। आउटर लेयर को बोलते हैं ड्यूरा मैटर, जो कि
इसके बाद एक थिन मिडिल लेयर है एरेक्नॉइड, और उसके बाद इनर लेयर जो कि डायरेक्ट ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में होती है, उसको बोलते हैं पाया मैटर, पिया मैटर, जो भी आप कहते हैं मजाक में। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, DAP। DAP एक कॉमन खाद होता था पहले के टाइम में, अभी भी यूज़ करते हैं उसको, DAP। तो D फॉर ड्यूरोमेटर, A फॉर एरेक्नॉइड मैटर, P फॉर पाया मैटर। डायमीटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में यहाँ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, ठीक, सब ड्यूरल स्पेस। एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में, चूँकि बीच में है, अगर एरेक्नॉइड के नीचे है तो इसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, और यहीं पर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। सब ड्यूरल स्पेस में कुछ नहीं होता है, सिर्फ वाटरी फ्लूइड होता है। CSF का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, CSF के बारे में हो सकता है थोड़ा बहुत हम लोग पढ़े NCERT में। आगे हम बात करते हैं तो ब्रेन जो है वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक है फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, और तीसरा पार्ट कहलाता है हाइंड ब्रेन। सो थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं ब्रेन का। फोर ब्रेन वाला पार्ट ये है, सेरेब्रम इसमें इंक्लूडेड होता है, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ऊपर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स बताए गए कि ब्रेन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इनको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, और ये दोनों जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मिड ब्रेन शो किया गया है। मिड ब्रेन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे मिड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं। फिर हाइंड ब्रेन में पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला, और नीचे जो है वो जो ब्रेन स्टेम है वो कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ बीच में एक डक्ट दिखाई गई, सेरेब्रल एक्वीडक्ट, जो मिड ब्रेन से पास करती है। बेसिकली यहाँ पे दोनों वेंट्रिकल्स भी होते हैं ब्रेन के, जहाँ पर CSF फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है, फिर ये सेरेब्रल एक्वीडक्ट से फ्लो करता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। 3 पार्ट होते हैं इसमें, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम जो है वो मेजर पार्ट फॉर्म करता है ह्यूमन ब्रेन का। एक डीप क्लेफ्ट सेरेब्रम को लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है लेंथवाइज 2 पार्ट्स में, 2 हाफ्स में, और इनको लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स बोला जाता है। ये हेमिस्फेयर्स आपस में एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से कनेक्टेड होते हैं जिसको बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम। आपने पीछे डायग्राम में देखा इसको। लेयर ऑफ सेल्स जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कवर करती है उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और यहाँ पे प्रोमिनेंट फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर रेफ़र किया जाता है क्योंकि ग्रे अपीयरेंस होती है इसकी। जो न्यूरॉन सेल बॉडीज़ हैं, न्यूरॉन सेल बॉडीज़ जिनमें निसल्स ग्रैनुल्स होते हैं, वो यहाँ पे कंसनट्रेटेड होती हैं, जिसकी वजह से ये कलर अपीयर होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, जैसे मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, और एक लार्ज रीजन है जो नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर। इस एरिया को, इस रीजन को बोला जाता है एसोसिएशन एरिया। ये बेसिकली सेंसरी और मोटर एरिया को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये ऐसे फंक्शन करता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन करता है जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन। फिर ट्रैक्ट्स के जो फाइबर हैं वो कवर्ड होते हैं माइलिन शीथ से, और ट्रैक्ट्स बेसिकली न्यूरॉन्स को कहा जाता है। तो ये कंस्टिट्यूट करते हैं इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर। तो माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, फैट है, इसकी वजह से एक ओपेक वाइट अपीयरेंस आती है इस लेयर को, इसीलिए इसको वाइट मैटर बोला जाता है। सेरेब्रम जो है वो रैप अराउंड करता है एक स्ट्रक्चर के जिसको बोलते हैं थैलेमस, जो कि एक मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का जिसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस। ये बेस ऑफ थैलेमस पे पाया जाता है, थैलेमस के भी बेस पे पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को, भूख को, हंगर को, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इसको कंट्रोल करते हैं, भूख प्यास को कंट्रोल करते हैं। इसमें और दूसरे भी जो है वो ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स पाई जाती हैं जो कि हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, जिनको हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हैं। इनर पार्ट जो होता है सेरेब्रल हेमिस्फेयर का, वहाँ पे कुछ डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के ग्रुप पाए जाते हैं जैसे एमाइगडेला, हिपोकैम्पस, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोला जाता है लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम। तो ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलके
बहुत सारे काम करते हैं, जैसे रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। इमोशनल रिएक्शंस का जो एक्सप्रेशन होता है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, जैसे एक्साइटमेंट, प्लेज़र। एक्साइटेड हो गए तो एक्साइटमेंट, प्लेज़र मतलब खुश हो गए, रेज गुस्सा, एंड फियर तो पता ही होगा, एंड मोटिवेशन, वेरी पॉपुलर वर्ड। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मिड ब्रेन लोकेटेड होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में, मतलब थैलेमस हाइपोथैलेमस के और जो फोर ब्रेन का पार्ट है और पॉन्स जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, इसके बीच में लोकेटेड होता है। एक कैनाल जिसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट, ये मिड ब्रेन के थ्रू पास होता है। और डॉर्सल पोर्शन जो मिड ब्रेन का होता है, यहाँ पर 4 राउंडेड स्वेलिंग्स होती हैं और इसीलिए इसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन के अंतर्गत आता है पॉन्स, सेरेबेलम, मेडुला, इसको मेडुला ऑब्लंगाटा भी कहते हैं। पॉन्स में फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को। सेरेबेलम एक बहुत ही ज़्यादा कन्वोल्यूटेड सरफेस होती है सेरेबेलम में, और ताकि ज़्यादा एडिशनल स्पेस प्रोवाइड किया जा सके बहुत सारे न्यूरॉन्स के लिए। जो मेडुला है ब्रेन का, ये कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से। मेडुला में सेंटर्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं, इसके अलावा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो 3 मेन रीजन होते हैं जो ब्रेन स्टेम को बनाते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। ब्रेन स्टेम जो है वो कनेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेफ्लेक्स एक्शन, रेफ्लेक्स आर्क के बारे में। तो हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होता है एक सडन विड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट जब किसी ऐसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है जो एक्सट्रीमली हॉट हो, कोल्ड हो, पॉइंटेड हो, या फिर एनिमल्स जो कि स्केरी या फिर पॉइजनस होते हैं, डरावने जानवर या फिर पॉइजनस होते हैं। तो हमें उस टाइम पे जो फील होता है अचानक से, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। जो इंटायर प्रोसेस है रेस्पॉन्स का टू पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, कोई भी पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन होता है उसके प्रति जो पूरा इंटायर प्रोसेस होता है रिस्पॉन्स का, ये इन्वॉलंटरीली होता है। मतलब यहाँ पे कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता, थॉट नहीं होता, और एक्चुअली सीएनएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो इसे रेफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। अब रेफ्लेक्स पाथवे में क्या क्या होता है? रेफ्लेक्स पाथवे में होता है एटलीस्ट 1 एफरेंट न्यूरॉन, यानी कि एक सेंसरी न्यूरॉन जो कि रिसेप्टर कहलाता है। दूसरा एक एफरेंट न्यूरॉन होता है। एफरेंट न्यूरॉन कहने का मतलब मोटर न्यूरॉन, और ये दोनों एप्रोप्रिएटली जो है वो एक सीरीज़ में अरेंज होते हैं। डायग्राम देख सकते हैं 21.5, पहले डायग्राम देख लेते हैं भाई, देखो ध्यान से। ये तो नी जर्क रेफ्लेक्स शो किया जा रहा है जो कि क्लिनिक में डॉक्टर चेक कर सकता है। यहाँ पे रबर का हथौड़ी मारता है पटेला के पास में, यहाँ पे नर्व पाई जाती है, उस पर हिट करता है जैसे ही, तो ऑटोमेटिकली जो आपका पैर है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टिमुलस दिया गया, पटेला बोन पे ही देते हैं शायद, हाँ। तो यहाँ पे स्टिमुलस दिया तो मसल स्पिंडल पर जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। यहाँ से एफरेंट पाथवे क्या है, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन जो है वो जाता है डोर्सल रूट गैंग्लियन तक स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर वहीं से मोटर न्यूरॉन अराइज कर जाता है, दैट इज़ एफरेंट पाथवे, और फाइनली मोटर एंड प्लेट तक आता है जो कि एक इफेक्टर ऑर्गन है और इसका कंट्रैक्शन कॉज करा देता है। तो इस तरीके से जो कंट्रैक्शन कॉज कराता है जिसकी वजह से जो लेग है वो मूव कर जाता है। ओके, तो डायग्राम आपने समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं जो एफरेंट न्यूरॉन है वो सिग्नल रिसीव करता है सेंसरी ऑर्गन से। सेंसरी न्यूरॉन है एफरेंट, और ये सिग्नल रिसीव किया सेंसरी ऑर्गन से, इसको ट्रांसमिट करता है, इस इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है डॉर्सल नर्व रूट से सीएनएस को, और सीएनएस इस लेवल पर होता है स्पाइनल कॉर्ड। जो एफरेंट न्यूरॉन है वो सिग्नल कैरी करता है सीएनएस से इफेक्टर तक, और जो स्टिमुलस है और रेस्पॉन्स वो एक तरीके से रेफ्लेक्स आर्क बनाता है, जैसा कि नी जर्क रेफ्लेक्स में शो किया गया है। तो इसको हम लोगों ने अभी केयरफुली समझा। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, जैसे ही स्टिमुलस दिया जाता है रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन एफरेंट पाथवे लेके जाता है, और फिर मोटर एंड प्लेट से जो वो इफेक्ट आ जाता है,
और ये बिना किसी कॉन्शियस इफेक्ट के, बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के, स्पाइनल कॉर्ड का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, सडन एक्शन कैरी आउट हो जाता है बिना थॉट प्रोसेस के, बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट हुए, बिना कॉन्शियस एफर्ट किए हुए। सिंपल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंसरी रिसेप्शन और प्रोसेसिंग के बारे में। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग क्लाइमेटिक चेंजेस को कैसे रिसीव कर लेते हैं इन्वायरमेंट में? किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो उसका कलर कैसे जान जाते हैं, या फिर साउंड कैसे हियर करते हैं? तो सेंसरी ऑर्गन्स ये सब टाइप के जो चेंजेज होते हैं इन्वायरमेंट में, इनको रिसीव कर सकते हैं और एप्रोप्रिएट सिग्नल्स को सीएनएस को भेज सकते हैं, जहाँ पर सभी इनपुट्स को प्रोसेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और ये सिग्नल्स जो हैं वो फिर डिफरेंट पार्ट्स या सेंटर्स ऑफ ब्रेन को भेजे जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट में होने वाले सभी चेंजेस को परसीव कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं। तो आगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम स्मेल करते हैं चीज़ों को अपनी नोज़ के द्वारा, टेस्ट करते हैं टंग के द्वारा, कान से सुनते हैं, और ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं आईज़ के थ्रू। नोज़ में क्या होता है कि म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं सेंस ऑफ स्मेल को रिसीव करने के लिए। इनको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के बने होते हैं, जहाँ पर 3 तरह की सेल्स होती हैं, 3 काइंड्स ऑफ सेल्स। न्यूरॉन्स जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड इन्वायरमेंट से डायरेक्टली, जो है वो पेयर ऑफ ब्रॉड बीन साइज्ड ऑर्गन्स, जिनको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो कि एक्सटेंड करते हैं ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम तक। तो बेसिकली होता है क्या है, जब आप किसी भी चीज़ का कह लीजिए स्मेल परसीव करते हैं तो बेसिकली उसके कुछ पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे होते हैं। तो जब वो जाके आपकी जो ये मेम्ब्रेन है, वहाँ पे म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स हैं, वहाँ पे जब जाके पार्टिकल्स डिज़ोल्व होते हैं तो उनका केमिकल नेचर आपको पता चलता है। तो आप सेंस ऑफ स्मेल रिसीव करते हैं और इनको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोला जाता है। ये रिसेप्टर्स ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के बने होते हैं और बेसिकली फिर ये फर्दर इंफॉर्मेशन को ब्रेन को ट्रांसमिट कर देते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये स्मेल कैसी है। और अगर आपने पहले से उसको जानते हैं, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, ब्रेन में पहले से इन्फॉर्मेशन है, तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि किचन में मैगी बन रही है, चुपके से कोई बना रहा है। तो और अगर ऐसा नहीं होता है, कोई नई स्मेल आपको परसीव होती है, तो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड हो जाती है, ताकि आप फर्दर जब वैसी स्मेल रिसीव करें तो आपको पता चल जाए। तो दोनों ही नोज़ और टंग जो है वो डिज़ोल्व्ड केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। ये जो केमिकल सेंसेस हैं गस्टेशन के, टेस्ट के और ऑल्फैक्टरी स्मेल के, ये सिमिलर टाइप से फंक्शन करते हैं और इंटर रिलेटेड भी होते हैं। जो टंग है वो टेस्ट डिटेक्ट करता है टेस्ट बड्स के द्वारा, जिसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। विद ईच टेस्ट ऑफ फूड और सिप ऑफ ड्रिंक द ब्रेन इंटीग्रेट्स द डिफरेंशियल इनपुट फ्रॉम द टेस्ट बड्स एंड कॉम्प्लेक्स फ्लेवर इज परसीव्ड। तो जैसे ही आप कोई भी फूड टेस्ट करते हो, कोई ड्रिंक सिप लेते हो, तो ब्रेन जो है वो इसमें इंटीग्रेट कर जाता है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स एनालाइज करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन जाती है, रजिस्टर होती है, और उसके बाद जो आपकी मेमोरी में इन्फॉर्मेशन है उससे मैच किया जाता है। तो आप परसीव करने की कोशिश करते हैं। पहली बार जो हमने बटर पनीर मसाला खाया था और जो आज खाया है, इसमें कुछ डिफरेंस है कि एक ही जैसा है, या कोई नई डिश आपको आंखें बंद करके, आंखों पर पट्टी बांध के आपको खिला दी जाए, तो आप परसीव कर पाते हो कि डिश कौन सी है। और अगर कोई नई चीज़ है तो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर हो जाती है, ताकि अगली बार आप वैसा टेस्ट जब भी आप फील करो तो आपको पता चल जाए कि पिछली बार हमने ऐसा कुछ टेस्ट रिसीव किया था। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मेमोरी। तो ये ब्रेन का ही पार्ट है, ब्रेन का फंक्शन है। आगे हम लोग फॉलोइंग सेक्शंस में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ आई के बारे में, जो कि सेंसरी ऑर्गन है विज़न का। ईयर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेंसरी ऑर्गन है हियरिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आई के बारे में बात करते हैं। पेयर्ड आइज़ प्रेजेंट होती हैं हमारे अंदर, जो सॉकेट्स हैं स्कल में वहाँ पर होती हैं, जिनको ऑर्बिट्स बोलते हैं, आई ऑर्बिट्स। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन आई के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ आई। तो जो एडल्ट ह्यूमन आई बॉल है नियरली स्फेरिकल होता है स्ट्रक्चर में, और इसकी जो वॉल है आई बॉल की 3 लेयर्स की बनी होती है। एक्सटर्नल की बात करें, सबसे एक्सटर्नल लेयर है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। जो एंटीरियर पोर्शन है इस लेयर का, उसको बोला जाता है कॉर्निया। देख सकते हैं सबसे बाहर की लेयर है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। इसका जो आगे का पोर्शन है इसको बोलते हैं कॉर्निया। जो मिडिल लेयर है कोराइड, यहाँ पर मेनली ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लूइश कलर की दिखाई देती है।
मिडिल लेयर, कोराइड, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, ब्लूइश कलर देती है। कोराइड जो है वो थिन हो जाता है, कोराइड इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3, पीछे जो 2/3 है, पीछे का पार्ट है 2/3, 2/3 पार्ट, उसमें थिन होता है। आगे की तरफ, आगे का जो एंटीरियर 1/3 है वहाँ पर थिक हो जाता है और ये सीलरी बॉडी बनाता है, ये वाला स्ट्रक्चर बनाता है। सीलरी बॉडी आगे कहाँ कंटिन्यूड होता है? सीलरी बॉडी आगे की तरफ पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं आइरिस, और आइरिस एक्चुअली विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है आईज का। जैसे लोग कहते हैं ना आपकी ब्लू आइज है, आपकी ब्राउन आइज है, आपकी येलो आइज हैं, आपकी तरह तरह की आइज हैं। तो बेसिकली जिस पोर्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं दैट इज आइरिस, ये विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है आई का। आई बॉल में और क्या क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कि अपनी प्लेस पे हेल्ड किया जाता है लिगामेंट्स के द्वारा, और ये लिगामेंट अटैच होते हैं सीलरी बॉडी से, अगेन जो कि कोराइड का पार्ट है। लेंस के फ्रंट में एक एपर्चर होता है जो कि आइरिस के द्वारा सराउंडेड होता है, मतलब आइरिस चारों तरफ से प्रेजेंट है, बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं पिपिल। पिपिल का जो डायमीटर है इसको रेगुलेट किया जा सकता है, मसल फाइबर्स ऑफ आइरिस, जो आइरिस के मसल फाइबर्स हैं वो इस डायमीटर को रेगुलेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो होता है ना जब आप अंधेरे में जाते हो तो डायमीटर बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा लाइट आपकी आइज़ में जाए, ताकि जो सेंसिटिविटी है आइज़ की वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सके। और जब आप धूप में जाते हो तो क्या होता है, ये जो पिपिल का एरिया है ये कम हो जाता है ताकि कम लाइट अंदर जाए, ताकि जो इंटेंसिटी है लाइट की वो आपकी आइज़ को डैमेज ना कर सके। आगे बात करते हैं इनर लेयर के बारे में। इनर लेयर सेंसरी होती है और इनर लेयर रेटिना की बनी होती है। इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं न्यूरल सेल्स की। इनसाइड से आउटसाइड अगर हम बात करें, अंदर से बाहर की तरफ बात करें, तो सबसे पहले गैंग्लियन सेल, फिर बाइपोलर सेल्स, फिर फोटोरिसेप्टर सेल्स। ओके, तो सबसे अंदर होती हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स, उसके बाद बाइपोलर सेल्स, उसके बाद गैंग्लियन सेल्स। तो 2 टाइप की फोटोरिसेप्टर सेल्स देखने को मिलती हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ये इनमें लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं फोटोपिगमेंट्स। डे लाइट, फोटोपिक विजन और कलर विजन जो फंक्शन है वो कोन्स का होता है। ट्विलाइट, स्कोटोपिक विजन, यानी कि जो शाम का विजन होता है, रात का विजन होता है, ट्विलाइट, वो फंक्शन होता है रॉड्स का, रॉड सेल्स का। रॉड्स में एक पर्पलिश रेड प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन या फिर विजुअल पर्पल, जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव है। ह्यूमन आई में 3 तरह की कोन्स पाई जाती हैं और इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट्स होते हैं जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। जो डिफरेंट कलर्स का सेंसेशन है वो इनके कम्बिनेशंस की वजह से होता है, जो कोन्स रिसीव करती हैं, और उनके पिगमेंट्स जो रिसीव करते हैं, फोटो पिगमेंट्स जो रिसीव करते हैं, उनके कम्बिनेशन से हमें डिफरेंट कलर परसीव होते हैं। RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, इन्हीं के कलर कम्बिनेशंस होते हैं डिफरेंट। जब कोन्स को इक्वली स्टिमुलेट किया जाता है एक साथ तो सेंसेशन आता है वाइट लाइट का। वाइट लाइट का सेंसेशन तब आता है जब तीनों को एक साथ स्टिमुलेट किया जाता है। आगे हम लोग ऑप्टिक नर्व की बात करते हैं। तो ऑप्टिक नर्व जो है वो आई को लीव करता है, और रेटिनल ब्लड वेसल्स कहाँ से एंटर करती हैं, तो ये एक पॉइंट से एंटर करती हैं जो मीडियल होता है और थोड़ा सा ऊपर होता है पोस्टीरियर पोल ऑफ आई बॉल के पास में। और यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती इस रीजन पे, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट वो पार्ट हो गया जहाँ से नर्व, ऑप्टिक नर्व लीव करती है, रेटिनल ब्लड वेसल्स जो है वो एंटर करती हैं। एट पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई की जो पोस्टीरियर पोल है वहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल में एक येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट होता है जिसको बोलते हैं मैकुला ल्यूटिया, और जिसका जो सेंट्रल पिट है, जो सेंट्रल गड्ढा है, उसको बोलते हैं फोविया। एक्चुअली फोविया सेंट्रलिस। फोविया एक थिन्ड आउट पोर्शन होता है रेटिना का जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोन्स डेंसली पैक्ड होती हैं। वो पॉइंट होता है जहाँ पर विजुअल एक्विटी कहा गया, विजुअल एक्विटी यानी कि रेजोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कॉर्निया और लेंस के बीच का जो स्पेस है एक्वस चैम्बर कहलाता है। आगे वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, लेंस से आगे, तो इसको एक्वस चैम्बर कहते हैं। इसमें थिन वाटरी फ्लूइड होता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। और दूसरा जो स्पेस है लेंस और रेटिना के बीच में, इसको बोलते हैं विट्रस चैम्बर। यहाँ पर जो है वो एक ट्रांसपेरेंट जेल फिल्ड होता है।
और इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विज़न के मैकेनिज्म की बात करें कि भाई कैसे आपको दिखाई देता है, तो लाइट रेज जब विजुअल वेवलेंथ की रेटिना पर फोकस होती हैं कॉर्निया और लेंस के थ्रू, तो पोटेंशियल जनरेट करती हैं, इंपल्स जनरेट करती हैं रॉड्स एंड कोन्स में। जैसे कि पहले मेंशन किया गया, फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पे, फोटो पिगमेंट्स होते हैं ह्यूमन आइज में, जो ऑप्सिन से कंपोज होते हैं, एक प्रोटीन है, और रेटिनल जो कि एल्डिहाइड है विटामिन ए का। लाइट इंड्यूस करता है, रेटिनल का डिसोसिएशन कॉज कराता है ऑप्सिन से, और रोडोप्सिन एक साथ होता है ना, तो रेटिनल और ऑप्सिन का डिसोसिएशन कॉज कराते हैं, जिससे जो ऑप्सिन का स्ट्रक्चर है उसमें ऑप्सिन में स्ट्रक्चरल चेंजेज आते हैं, तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है फोटोरिसेप्टर सेल्स में, और ये एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है गैंग्लियन सेल्स में बाइपोलर सेल्स के थ्रू। और ये जो एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स है ये ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन तक ले जाए जाते हैं, जहाँ पर नर्व इम्पल्सेस को एनालाइज किया जाता है, और जो इमेज प्रोड्यूस हुई है रेटिना पर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है अर्लियर मेमोरी की बेसिस पर, एक्सपीरियंस की बेसिस पर। तो होता नहीं पहली बार आप किसी को पर्सन को देख रहे होते हो, तो वही पीछे जो बातें बता चुका हूँ उसी के जैसा है कि इन्फॉर्मेशन रजिस्टर हो जाती है, आप उसका नाम पूछते हैं, नेम के साथ इन्फॉर्मेशन रजिस्टर हो जाती है। अगली बार जब आप उस पर्सन को मिलते हैं या उसका चेहरा सोशल मीडिया पर या कहीं भी देखते हैं, आप उसका तस्वीर देखते हैं, तो आपको वो अटैच्ड नेम उसका ध्यान आ जाता है, और अगर आपकी मेमोरी में पहले से नहीं है तो फिर से नई इन्फॉर्मेशन रजिस्टर होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईयर के बारे में। ईयर 2 सेंसरी फंक्शन करता है, दैट इज़ हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। तो 2 काम करता है ये, एक तो सुनने का काम है इसका, दूसरा बॉडी बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। ईयर मेनली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। जो आउटर ईयर है ये कंसिस्ट करता है पिन्ना, जो ये एक्सटर्नल पोर्शन है, इसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इसमें कुछ और नहीं है, ये बस कैनाल है। पिन्ना का काम होता है वाइब्रेशंस को कलेक्ट करना एयर से, और जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस इसको जो है वो अंदर की तरफ ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम पे एक्सटर्नल ईयर खत्म हो जाता है। ओके, यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत फाइन हेयर्स होते हैं, वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं स्किन ऑफ पिना में और मिएटस में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की हम बात करें आगे, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो कंपोज होता है कनेक्टिव टिश्यूज़ का बना होता है बेसिकली, और बाहर की तरफ स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है अंदर की तरफ। ठीक, बाहर की तरफ स्किन होती है, अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट आ जाता है भाई मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में 3 ऑसिकल्स होते हैं, स्केलेटल में भी पढ़ा था कि 3 ईयर ऑसिकल की बोन्स होती हैं, मैलियस, इंकस, स्टेपीज। ये एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं चेन लाइक फैशन में। मैलियस अटैच्ड होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, और स्टेपीज अटैच्ड होता है ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया से। बीच में आता है इंकस। ईयर ऑसिकल्स क्या करते हैं, ये एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स को इंक्रीज कर देते हैं। जो एफिशिएंसी है साउंड वेव्स के जानने की उसको इंक्रीज कर देते हैं, उस ट्रांसमिशन को इंक्रीज करते हैं इनर ईयर के लिए। एक यूस्टैचियन ट्यूब कनेक्ट होता है मिडिल ईयर कैविटी को फेरिंग्स से कनेक्ट करने का काम होता है। इसका बेसिकली क्या करता है, ये प्रेशर को इक्वलाइज करने का काम करता है ईयर ड्रम के दोनों साइड में, ताकि जब कभी प्रेशर घटे बढ़े तो आपके ईयर ड्रम को डैमेज ना हो। ये फेरिंग्स से इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। आगे हम लोग बात करते हैं फ्लूइड फील्ड इनर ईयर। इनर ईयर की बात कर रहे हैं, फ्लूइड फील्ड इनर ईयर जिसको बोलते हैं लैबिरिंथ। यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट बोनी होता है और दूसरा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है। जो बोनी लेबिरिंथ है ये एक चैनल्स की सीरीज होती है। इन चैनल्स के अंदर मेम्ब्रेन का बना हुआ लेबिरिंथ प्रेजेंट होता है, जहाँ पर सराउंडिंग फ्लूइड होता है, बोलते हैं पेरिलिम्फ। ध्यान से समझना, बोन का बना हुआ स्ट्रक्चर, उसके अंदर मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर, बोन और मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज पेरिलिम्फ। पेरिफेरल प्रेजेंट है ना, उसको सराउंड कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं पेरिलिम्फ। और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। क्लियर हो रहा है इतना? ध्यान से समझ लेना। इनर ईयर ही थोड़ा सा कठिन होता है, एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो फिर से समझो। बोन का बना हुआ लेबिरिंथ है बाहर की तरफ, ये चैनल्स की एक सीरीज है,
इसके अंदर मेम्ब्रेन का बना हुआ एक ट्यूब है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। उसके बाहर जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज पेरीलिम्फ। बोनी और मेम्ब्रेनस के बीच में जो फ्लूइड है दैट इज पेरीलिम्फ। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के जो अंदर फ्लूइड है दैट इज एंडोलिम्फ। अब क्वाइल्ड पोर्शन जो लेबिरिंथ का होता है उसको बोलते हैं कॉक्लिया। मेम्ब्रेन जो कॉक्लिया को कंस्टिट्यूट करती हैं वो बेसिकली है रीजनर्स मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। ये सराउंडिंग पेरीलिम्फ फील्ड जो बोनी लेबिरिंथ है उसको डिवाइड करते हैं अपर स्कैला वेस्टिबुलाई में और लोअर स्कैला टिम्पेनाई में। आगे हम लोग डायग्राम देखते हैं 21.8। और जो स्पेस होता है कॉक्लिया के अंदर उसको बोला जाता है स्कैला मीडिया, और स्कैला मीडिया में फील्ड होता है एंडोलिम्फ। एंड एट द बेस ऑफ कॉक्लिया, कॉक्लिया के बेस पर स्कैला वेस्टिबुलाई जो वो ओवल विंडो में एंड करता है, और स्कैला टिम्पेनाई टर्मिनेट कर जाता है राउंड विंडो पे जो कि ओपन होता है मिडिल ईयर में। तो बेसिकली जो ओवल विंडो था वो कनेक्ट करता है मिडिल ईयर से। यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है, ये सेक्शनल व्यू है कॉक्लिया का। कॉक्लिया का कैसे व्यू है? सेक्शनल व्यू है। आपने अभी पढ़ा रीजनर्स मेम्ब्रेन, ये स्कैला मीडिया है, स्कैला वेस्टिबुलाई है और स्कैला टिम्पेनाई है। तो रेजिनर्स मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, इनके बीच में पाया जाता है ऑर्गन ऑफ क्वार्टाई। यहाँ पे टैक्टोरियल मेम्ब्रेन, अभी इसकी हम लोग बात करेंगे। तो ये कॉक्लिया का सेक्शनल व्यू है जिसमें ये तीन पोर्शन देखने को मिलते हैं, स्कैला वेस्टिबुलाई, स्कैला मीडिया एंड स्कैला टिम्पेनाई। आगे जो मेन पर्पज़ है वो ऑर्गन ऑफ क्वार्टाई का है, टैक्टोरियल मेम्ब्रेन का है। और यहाँ पर बेसिलर मेम्ब्रेन पर कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। टैक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है वो रिसीव करने का काम करती है, वो सेंसेशन, वो वाइब्रेशन जब हेयर सेल्स वाइब्रेट करती हैं। चलिए आगे समझ लेते हैं भाई। जो ऑर्गन ऑफ क्वार्टाई है, अभी आपने देखा ऑर्गन ऑफ क्वार्टाई, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन पर लोकेटेड होता है। यहाँ पर हेयर सेल्स पाई जाती हैं जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर्स की तरह काम करती हैं। हेयर सेल्स पाई जाती हैं, ध्यान दिया। ये जो हेयर सेल्स हैं ये रोज में प्रेजेंट होती है, लाइन में प्रेजेंट होती है इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ क्वार्टाई पे, ऑर्गन ऑफ क्वार्टाई के इंटरनल साइड में होती हैं। और जो बेसल एंड हेयर सेल्स का ये क्लोज कंटैक्ट में होता है एफरेंट नर्व फाइबर्स से, यानी कि सेंसरी नर्व फाइबर्स के क्लोज कंटैक्ट में होता है। एक मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस जिनको बोलते हैं स्टीरियोसीलिया, वो एपिकल पार्ट ऑफ हेयर सेल से प्रोजेक्ट करते हैं। और हेयर सेल्स के ठीक ऊपर एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोला जाता है टैक्टोरियल मेम्ब्रेन। अभी हम लोग स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। ऑर्गन ऑफ क्वार्टाई में हेयर सेल्स हैं, इतना क्लियर हो गया। हेयर सेल्स का जो एंड है वहाँ पर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट हैं, ओके। और हेयर सेल्स की लाइन के ठीक ऊपर इलास्टिक मेम्ब्रेन है जिसको बोला जाता है टैक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्लियर कर लेना। और जो हेयर सेल्स हैं उसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड है सेंसरी नर्व फाइबर्स। अभी जब हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे हम लोग देखते हैं भाई इनर ईयर में और क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस। ये कॉक्लिया के ठीक ऊपर होता है। वेस्टिबुलर एपरेटस में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। इसके अलावा ओटोलिथ ऑर्गन है, मैकुला सेंसरी पार्ट है, सैक्यूल और यूट्रिकल का। हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो डिफरेंट प्लेन पे लाई करता है, राइट एंगल्स पे प्रेजेंट होता है एक दूसरे के। तो जो मेम्ब्रेनस कैनाल हैं वो पेरीलिम्फ, जो बोनी कैनाल हैं उसके पेरीलिम्फ में सस्पेंडेड होती हैं। तो पीछे आपको बता चुका हूँ, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ एक। एनसीईआरटी में तो वैसे सिंपल सा ही डायग्राम दे रखा है, चलो उसी से काम चला लेते हैं। देखो यहाँ ध्यान से डायग्राम क्लियर हो जाने देते हैं फिर बात करते हैं। देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। क्लियर हुआ? और ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल अलग अलग प्लेन पर होती हैं, तीनों राइट एंगल पे, एक दूसरे के राइट एंगल पर प्रेजेंट होती हैं। आपने पढ़ा ना डायमेंशन में, ग्राफ में एक्स वाई जेड एक्सिस, वेक्टर में पढ़ा होगा, सॉरी, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो वैसे ही एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हैं बोनी लेबिरिंथ की बनी हुई है। इनके अंदर मेम्ब्रेन का बना हुआ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, उसके बोनी और मेम्ब्रेनस के बीच में पेरीलिम्फ है, अंदर की तरफ एंडोलिम्फ है। अब चक्कर क्या है इनका वो समझ लेते हैं। जैसे ही फ्लूइड इधर उधर मूव करेगा आपको सेंसेशन पता लग जाएगा। यहाँ पर ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं
एम्पुला, इसी के पास में मैकुला है जिसके बारे में यहाँ पे बात करी गई थी। आगे स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो डायग्राम आपने देख लिया, अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने बात किया जो एम्पुला पार्ट है वो वाइड पार्ट होता है, मैकुला जो कि सैक्यूल और यूटिकल का पार्ट है, ओटोलिथ जो कि एक ये सेंसरी पार्ट होता है बेसिकली। हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल डिफरेंट प्लेन पे लाई करता है, राइट एंगल पे होते हैं एक दूसरे के। और जो मेम्ब्रेनस कैनाल हैं वो सस्पेंडेड होते हैं पेरीलिम्फ में, बोनी कैनाल्स में। बोन की बनी हुई कैनाल है बाहर, फिर पेरीलिम्फ है, फिर मेम्ब्रेनस कैनाल है। ओके, जो बेस है कैनाल्स का, कैनाल का जो बेस है वो स्वलन होता है, उसको बोलते हैं एम्पुला, जिसमें प्रोजेक्टिंग रिज होती है, क्रिस्टा एम्पुलरिस, जिसमें फिर से हेयर सेल्स हैं। तो ईयर का जितना भी काम होता है, चाहे वो सुनने का हो चाहे वो वैलेंस का हो, सब हेयर सेल्स के वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। और जैसे ही फ्लूइड मूव करेगा हेयर सेल्स वाइब्रेट करेंगे और सेंसेशन फील हो जाएगा। जो सैक्यूल है, यूट्रिकल है, यहाँ पर एक प्रोजेक्टिंग रिज होती है जिसको बोलते हैं मैकुला। क्रिस्टा और मैकुला जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस में, जो कि मेंटेन बैलेंस जो है वो मेंटेन करने का काम करते हैं, पोस्चर मेंटेन करने का काम करते हैं। तो हियरिंग का मैकेनिज्म समझाया गया है, बैलेंस का मैकेनिज्म शायद नहीं समझाया गया, तो बैलेंस का मैकेनिज्म मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जो बैलेंस का मैकेनिज्म है बेसिकली क्या होता है, तीन जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं XYZ प्लेन्स में प्रेजेंट हैं, यानी कि एक दूसरे के राइट एंगल्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप मूव करते हो तो उनमें भरा हुआ जो फ्लूइड है वो स्टैटिक है, आप डायनेमिक हो जाते हो। तो यानी आप लॉ ऑफ इनर्शिया तो पढ़ा ही होगा, तो वो मूव नहीं करते हैं, अपने जो फ्लूइड है वो मूव नहीं करता, आप मूव कर जाते हो। तो बेसिकली होता क्या है कि फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ रिलेटिव मोशन वहाँ पे फील होता है, हेयर सेल्स स्टिमुलेट हो जाती हैं और आपका जो ब्रेन है उसको पता लग जाता है और बैलेंस मेंटेन कर लिया जाता है। बैलेंस मेंटेन करने का सेंस जो काम है वो सेरेबेलम का होता है, सेंसेशन ईयर से होता है। क्लियर हुआ? अब देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। हियरिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है। तो ईयर जो है वो कैसे साउंड वेव्स को न्यूरल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है, कैसे सेंस करता है, कैसे ये जो ब्रेन है वो प्रोसेस करता है, कैसे एक साउंड रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लियर ध्यान से समझना। एक्सटर्नल ईयर जो है वो साउंड वेव्स को रिसीव करने का काम करता है, ये ईयर ड्रम पे जाती हैं, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, साउंड वेव्स के रिस्पॉन्स में ये वाइब्रेशंस ट्रांसमिट होते हैं ईयर ऑसिकल्स के द्वारा, मैलियस, इंकस, स्टेपीज, इनके द्वारा ओवल विंडो तक चले जाते हैं। यहाँ तक का पार्ट आसान है, क्लियर हो जाता है बड़ी आसानी से। बाहर ईयर पिन है जो साउंड कलेक्ट करने का काम करता है, ऑडिटरी कैनाल है, कुछ फंक्शन नहीं है, सीधा ईयर ड्रम तक जो है वेव्स पहुँचा दिए, ईयर ड्रम वाइब्रेट किया, वाइब्रेशंस मैलियस, इंकस, स्टेपीज से होते हुए ओवल विंडो पे पहुँच गए। इतना पार्ट बहुत ही सिंपल। अब ओवल विंडो से क्या होता है, ओवल विंडो से ये वाइब्रेशन जो है वो कहाँ पास हो जाते हैं, कॉक्लिया के फ्लूइड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जहाँ पे ये वेव्स जनरेट करते हैं लिम्फ में। पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ दो ही टाइप का लिम्फ था। अब वेव जो लिम्फ में पहुँच जाती है तो वहाँ पे एक रिपल इंड्यूस करते हैं। रिपल कहाँ इंड्यूस हुआ, बेसिलर मेम्ब्रेन पे, और बेसिलर मेम्ब्रेन पर जो मूवमेंट होते हैं तो उसे हेयर सेल्स बेंड करती हैं और ये टैक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रेस होती हैं। ध्यान दिया पीछे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, टैक्टोरियल मेम्ब्रेन, हेयर सेल्स। तो जैसे ही ये वाइब्रेशन जो है वो बेसिलर मेम्ब्रेन पे पहुँचे, हेयर सेल्स को बेंड करते हैं, टैक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट ये प्रेस करती हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, आपने पढ़ा ना, हेयर सेल्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, एफरेंट न्यूरॉन्स। तो उसका रिजल्ट ये होता है नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाती हैं एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स में, एसोसिएटेड सेंसरी न्यूरॉन्स में। और ये इम्पल्सेस जो है वो एफरेंट फाइबर्स की मदद से, ऑडिटरी नर्व्स के जो एफरेंट फाइबर्स हैं उसकी मदद से ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन तक ले जाई जाती हैं, जहाँ पर इम्पल्सेस को एनालाइज किया जाता है, साउंड को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं कि आपकी मेमोरी में अगर पहले से वो साउंड है तो आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ये लता मंगेशकर की आवाज़, ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, ये मेरे भाई की आवाज़ है। फ़ोन पे भी आप आवाज़ें पहचान लेते हो। तो ये सारा जो फंक्शन है बेसिकली इसमें इंटीग्रेशन होता है ब्रेन के जो डिफरेंट सेंटर्स हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर सेंसरी एरिया, जो कि इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करने का, स्टोर करने का, मेमोरी का जो है वो काम करता है। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और आप इस चैप्टर को इन वीडियोस को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीट की प्रिपरेशन करने वाले जो भी आपके दोस्त हैं, ताकि उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके, वो भी आपके साथ साथ
जो है वो एक्सेल कर सकें, वो भी अच्छे डॉक्टर बन सकें। कंपटीशन की कोई भावना नहीं होती। कंपटीशन जो होता है ना वो बेसिकली पढ़ने का है कि मतलब निगेटिव कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लगा तो आप उसको उस मटेरियल को या उस बुक को अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, तो ज़रूर करिए। इसको एक हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं कि भाई मेरे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तेरे भी नंबर ज़्यादा आने चाहिए। तो ये हेल्दी कंपटीशन आपस में क्रिएट करें, निगेटिव कंपटीशन क्रिएट ना करें कि हमने कोई वीडियो देख लिया जो हमें अच्छा लगा तो वो हम दूसरे को नहीं बताएंगे। तो कोशिश करो कि वो उसको भी देखने को मिले, उसको भी लाभ मिले। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप एक अच्छे डॉक्टर बने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप यहाँ तक आ ही गए हैं इस जर्नी में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि आप 12th की सीरीज़ को मिस ना कर सकें। बस एक वीडियो और उसके बाद ये 11th NCERT ख़त्म हो जाएगी और 12th NCERT जो है वो स्टार्ट हो जाएगी।